नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो भाई क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है एकलव्य वाटिका पे। तो भाई आपने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की हो, बहुत ही बर्बाद गया हो क्लास 11th, इससे कोई मैटर नहीं है। क्लास 12th हम लोग एक नए तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में जा रहे हैं। भाई साहब इस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपके ब्रेन में सारा बात सेट हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। अभी मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट है। इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपके ब्रेन में सारी बात घुस जाएगी। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। और जो स्टूडेंट जेई नीट को टारगेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जेई नीट का भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। तो भाई साहब जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं नीट का, उसके लिए भी ये सारा वीडियोज होने वाला है। तो वो वीडियोज यानी वो स्टूडेंट भी ये वीडियोज देख सकते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम जो है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके साथ साथ जेई नीट में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। तो ये खुशखबरी सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सारी वीडियोज होने वाली है। तो भाई साहब आज से एकदम गांठ बांध लेना, एक प्रण और प्रतिज्ञा ले लेना है कि क्लास 11th में जो हमने गलती की है उस गलती को मैं इस साल नहीं दोहराने वाला हूं। 2024 जो है ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और 2023 में जो हमने गलती की है उसको हम नहीं दोहराने वाले हैं 2024 में। और 2024 हमारे लिए बेस्ट 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 ईयर होने वाला है। इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, और 2024 में हमको इतने अच्छे से पढ़ना है ना भाई कि क्या ही बताऊं। और पढ़ाऊंगा भी इतने अच्छे तरीके से, एक एक बात पर एक एक चीज का ट्रिक देने वाला हूं। इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से न्यूमेरिक्स ट्रिक का यूज करूंगा जिससे सारी बातें आपके खोपड़ी में छप जाए, ठीक है। तो आज क्लास 12th का जो है पहला वीडियो था केमिस्ट्री का, जिसके वजह से हम इतना बात बोल दिए हैं। और आज जो है हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, क्लास 12th के लिए एक अलग कॉपी बना लेना है, अलग नोटबुक बना लेना है, और हर एक चैप्टर्स का नोट्स जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हैंड रिटन नोट्स, हमने खुद से वो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जिस जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है उस तरह से आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। और जितने तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको हमने पहले ही बता दिया कि हर एक तरह के हम क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन और साइड बुक, बहुत सारा जो साइड बुक है हमारे पास लूसेंट का है, फिर उसके बाद हमारे पास फिंगर टिप्स है, हर एक तरह का जो है हमारे पास बुक है। उसमें से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जो पीवाईक्यूज है नीट के और जेई के वो भी करवाऊंगा, तो उसके लिए टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे से मुलाकात कर लीजिए, मेरे को पहचान लीजिए। मेरा नाम है विजेतानंद, फाउंडर ऑफ एकलव्य वाटिका। और आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12th का, दैट इज सॉलिड स्टेट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए भाई, आज जो है एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की, और आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें और आप लोग भी डेडिकेट होके पढ़े भाई, ठीक है। जो गलती आपने क्लास 11 में की है उस गलती को दोहराना नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट है, नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सॉलिड से भी पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि सॉलिड भी कहां से आया। तो सॉलिड भी देखिए, सब कुछ का ओरिजिन कहां से होता है, मैटर से, है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग देने वाले हैं कि मैटर क्या होता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरे को 0 लेवल से उठाना है, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो हमको 0 लेवल से ही उठाना पड़ेगा। तो हम 0 लेवल से ही आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैटर, व्हाट इज मैटर। सबसे पहले मैटर के बारे में बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। देखो, ऐसा कोई भी चीज जो, मैं लिख देता हूं, एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग which occupies space and has some mass and volume, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज मैटर। उसी को हम लोग मैटर कहते हैं, इज नोन एज मैटर।
वैसा कोई भी सब्सटेंस, वैसा कुछ भी जो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकता हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो या जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। सपोज हमने ये मार्कर को यहां पे रख दिया, तो देखो भाई ये मार्कर थोड़ा ना थोड़ा जगह छेक लिया, है ना। ये मार्कर का थोड़ा ना थोड़ा वजन होगा, हाँ, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जितने जगह में ये अभी है उसका ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इसी को तो मैटर कहते हैं। तो दुनिया में जो चीज आपके आंख से नजर आ रही है सारा मैटर है, ठीक है। अब भाई मैटर के कितने टाइप होते हैं आपको पता है? मैटर के भाई कितने टाइप होते हैं आप बताओ मेरे को? मैटर के होते हैं 3 टाइप, ठीक है। मैटर के कितने टाइप होते हैं? मैटर के 3 टाइप होते हैं साल। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है सॉलिड, जिसके बारे में हम लोग का ये पूरा चैप्टर ही है। उसके बाद होता है हमारा लिक्विड। ये सब भाई बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन मेरे को बताना तो पड़ेगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, कि मुझे 0 लेवल से उठाना है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ये लिक्विड, उसके बाद हमारा गैस होता है, और कुछ होनहार बच्चे जो होंगे गैसेस, कुछ होनहार बच्चे यहां पर होंगे हमारे जो कहेंगे सर 2 ऑल होता है, तो मैं पूछूंगा कौन होते हैं, तो वो बोलेंगे मैं तो प्लाज्मा स्टेट होता है सर, तो वो भी लिख देता हूं प्लाज्मा। और प्लाज्मा स्टेट, और एक होता है हमारा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी बोलते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये गैसेस का ही, मतलब गैसेस का ही एक तरह से उसका रूप है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट ऐसा स्टेट होता है मैटर का जो मतलब गैसेस को हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हम जब गैसेस को रखते हैं तो वो गैसेस क्या होते हैं, वो प्लाज्मा स्टेट में बन जाते हैं, ठीक है। और जब गैसेस जो है क्या कह सकते हो आप, बहुत ही लो टेम्परेचर में, बहुत ही कम टेम्परेचर में रहता है, तो वो स्टेट हमारी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। फुल फॉर्म है बीईसी का, ठीक है। तो ये दोनों की पढ़ाई जो है ना हमें बहुत ही हाईयर लेवल पर करनी है, अभी तो करनी नहीं है, अभी फिलहाल में इसके बारे में जानते हैं। सॉलिड क्या होता है? देखो सॉलिड में क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सॉलिड में जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये सबसे ज्यादा होती है कि मैं लिखूंगा वेरी लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या, ये भी बता रहा हूं। बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो है, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब क्या है सॉलिड जो है, देखो भाई मैं बता देता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि सॉलिड जो होता है ना, एक दूसरे के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बात करो तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब बहुत ही ज्यादा फोर्स एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के बीच में है, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कठोर होगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, जिसके वजह से सॉलिड इस तरह से होता है। तो सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये हमारे सॉलिड होते हैं। जिसके अगर हम एक मिनट में दूसरा थोड़ा मार्कर लेना चाहूंगा, जी हाँ, इसीलिए इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। मैं बता दूं जरा, देखो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक तरह से देख रहे हो, क्लोजली पैक्ड है। इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, देख रहे हो। थोड़ा भी जगह बीच में, मतलब थोड़ा कम जगह यहां पर छूटा हुआ है, यही हमारा सॉलिड है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पे जो मैं बना रहा हूं यह है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और देख रहे हो किस तरह से क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड में क्या बात करेंगे भाई? लिक्विड में जो है, इसमें क्या लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के,
उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के मुकाबले कम होता है, सॉलिड के मुकाबले कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है, लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति होती है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को हम फ्लूइड भी कह सकते हैं, क्योंकि वह बह जाता है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, एक दूसरे को वो बहुत ही टाइटली पकड़ के नहीं रखते, जिसकी वजह से वो बहने लगते हैं, है ना। सॉलिड कभी भी बह सकता है, कभी भी बह नहीं सकता, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, तो सॉलिड कभी भी बह नहीं सकता। और लिक्विड बह सकता है, हाँ डेफिनेटली बह सकता है। लिक्विड के पार्टिकल्स बना दो सर, तो लिक्विड के पार्टिकल कुछ इस तरह से होते हैं अरेंज, देखो उनके बीच में जो है, इनके बीच में जो है जो जगह जो है वो काफी ज्यादा होता है, ये देखो, ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स देख रहे हो, इनके बीच में जो है स्पेस कितना ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है, सॉलिड के अंदर देखो कितना कम है, यहां पे देखो कितना कम है, ये है भैया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ही कम होता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड में ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और गैसेस में तो सबसे ज्यादा होता है। तो गैसेस के बारे में अगर लिखे तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the constituent particles, between the constituent particles is very low, is very low, बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है गैसेस के वो एक दूसरे के बहुत ही दूर होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते, और जिसकी वजह से जो गैसेस होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो कुछ इस तरह से होते हैं, देखो भाई कोई इसका ठिकाना नहीं है, देखो ये है गैसेस के पार्टिकल्स, बीच में देख रहे हो कितना ज्यादा जगह है, जिसके वजह से गैसेस के पार्टिकल्स देख रहे हो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाते हैं, देखो कितना दूरी पे एक दूसरे से है, और जिसके वजह से गैसेस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, और गैसेस इधर उधर जा सकती, कहीं भी जा सकती है। ये था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, प्लाज्मा स्टेट और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर बता दे तो जब गैसेस जो है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में, जो यहां पर है गैसेस क्या होती है, आयोनाइज्ड हुई रहती है, और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। ये सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में डिस्कस कर दिया। चूंकि हमको इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है, किसके बारे में, हमको इस चैप्टर में पूरी तरीके से सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है, तो इसको आप नोट करिएगा। और हम अब आ रहे हैं सॉलिड के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, इसको नोट करिएगा, फिर बात करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आपको मैंने पहले बताया, सॉलिड्स के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोला, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड, अभी याद करवा दूंगा, आपके ब्रेन में ठोक दूंगा। सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसके ज्योमेट्री के बारे में हम लोग को स्टडी करना बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, और रेगुलरली अगर अरेंज भी होते हैं तो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, बहुत ही कम दूरी के लिए होते हैं, जिसके वजह से उसके ज्योमेट्री को स्टडी करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए सॉलिड्स में अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आते हैं यहां से, टेंशन नहीं लेना है, नीट में भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, और कहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। पहले इसको देखते हैं दोनों को, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें constituent particles are constituent particles are
constituent particles are regularly arranged, regularly arranged for long range order. मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही दूर तक रेगुलरली अरेंज होते हैं। अब मैं बता दूं कैसे रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो चलो भाई वो भी बता देता हूं। लो मैं क्या करता हूं, अरे भाई दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा मेरे को। यहां पे देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, रेगुलरली कैसे अरेंज होते हैं। तो मैं एक लेता हूं ये क्रॉस, ठीक है, और दूसरा लेता हूं गोल, ठीक है। तो मैं इस दोनों का ढक्कन खोल लेता हूं ताकि मेरे को आसानी रहेगा। चलो भाई मैं ढक्कन खोल के यहां पे रखता हूं और तेजी से करता हूं। देखो रेगुलरली कैसे अरेंज रहेगा, क्रॉस गोल, ठीक है, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद क्या होगा गोल, ठीक है, राउंड, फिर क्रॉस, फिर राउंड। रेगुलर चल रहा है, फिर क्रॉस राउंड, फिर क्रॉस और फिर यहां पर राउंड। एकदम रेगुलर चल रहा है। फिर अगर यहां पर क्रॉस है तो राउंड, ठीक है, फिर हमको क्रॉस, फिर यहां पर राउंड, फिर यहां पर क्रॉस, फिर यहां पर राउंड, फिर यहां पर क्रॉस, देखते रहियो, फिर यहां पर राउंड, फिर यहां पे क्रॉस। अभी तक रेगुलर चल रहा है। फिर यहां पर अगर राउंड है तो यहां पे क्रॉस, अगर क्रॉस है तो राउंड, राउंड है तो क्रॉस, क्रॉस है तो फिर राउंड, राउंड है तो फिर क्रॉस, देख रहे हो, क्रॉस है तो फिर राउंड, राउंड है तो फिर क्रॉस, क्रॉस है तो फिर राउंड। अभी हम यहां पर जो अभी किए हैं, पहले ढक्कन लगा लूं। अभी मैंने यहां पर जो भी रेगुलरली अरेंज किया है, ये आप देख रहे हो पूरी तरह से रेगुलर है। क्रॉस के बाद राउंड ही आया, राउंड के बाद क्रॉस ही आया, क्रॉस के बाद राउंड ही आया। दिस इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, रेगुलरली अगर अरेंज है तो बहुत ही लंबी दूरी तक अरेंज है। इसी को बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही रेगुलरली अरेंज होते हैं। देख रहे हैं इस तरह से रेगुलरली अरेंज है और बहुत ही लंबे दूरी तक यहां पर ये इसी तरीके से अरेंज होते हैं। ये देखो अगर इस तरह से अरेंजमेंट चल रही है तो एकदम चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, बहुत ही लंबी दूरी तक चलती ही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो रेगुलरली अरेंज होते हैं और लंबी दूरी तक होते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं। फिर अमॉर्फस सॉलिड में मैं क्या लिखूंगा, अमॉर्फस सॉलिड में लिखूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, constituent particles are not arranged regularly, ठीक है, रेगुलरली मतलब ये रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। अगर रेगुलरली अरेंज्ड भी होते हैं तो अगर रेगुलरली अरेंज भी होते हैं ना तो शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होते हैं। अगर रेगुलरली अरेंज भी है ना तो बहुत ही कम दूरी के लिए होंगे, बहुत ही कम दूरी के लिए, लेकिन ये लंबी दूरी तक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो देखो मैंने अभी क्रॉस लिया, फिर मैंने राउंड लिया, फिर मैंने लिया क्रॉस, फिर यहां पर क्रॉस, फिर यहां पर राउंड हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर राउंड हो जाएगा, ठीक है, फिर क्रॉस हो जाएगा, फिर देखो यहां पर क्रॉस है, फिर क्रॉस डाल दिए, फिर कुछ भी डाल दिया भाई, राउंड डाल दिए, फिर क्रॉस डाल दिया, मतलब कुछ भी, देख रहे हो, कुछ भी राउंड क्रॉस कुछ भी डाल दिया। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। और यहां पर अगर रेगुलर अरेंजमेंट है भी तो बहुत ही कम दूरी के लिए है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी हुई नहीं, तो ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखने वाला हूं, दूसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मैं लिखूंगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका भी डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन इसमें अगर मैं लिखूंगा तो इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैं लिखूंगा इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को एमपी लिख देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या कैसा होता है, इट हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ओके। मतलब इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका रेंज में होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मतलब समझाता हूं। सपोज मान लो अगर आयरन मेल्ट कर रहा है आयरन अगर मेल्ट कर रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा। वो न तो 1201 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करेगा और न ही कितने पे 1199 पे। मतलब अगर वो मेल्ट करेगा तो 1200 डिग्री ही पे करेगा, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर पर करेगा, ठीक है।
मतलब 1 डिग्री भी पीछे वो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट 1200 डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए तभी मेल्ट करेगा। उसी को हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका रेंज में होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट अगर 200-250 डिग्री सेल्सियस है तो वो 200 से लेकर 300 डिग्री के बीच में मेल्ट कर जाएगा। इसको नोट करिएगा जल्दी से। अब तीसरा अगर बात करें इसका, है ना, आई होप वीडियोज वगैरह चल रही हो अच्छे से, मैं देख लेता हूं। हाँ भाई वीडियोज चल रही है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तीसरा अगर बात करें तो इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज, CLEAVEZ, क्लीवेज प्रॉपर्टी, स्पेलिंग मिला लेना एक बार। और इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट क्लीवेज प्रॉपर्टी, नॉट क्लीवेज, इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे तो उसका जो सरफेस आएगा ना वो एकदम स्मूथ होगा, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। और अगर आप एमोर्फस सॉलिड को बीचों बीच कट करते हो तो उसका जो सरफेस निकल के आएगा वो एकदम सरफेस इरेगुलर सरफेस होगा, तो इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखूंगा चौथा, तो ये जो होता है ना हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। दीज आर ट्रू सॉलिड, दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये जो है ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एकदम पक्के वाले सॉलिड होते हैं, इसीलिए इसको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। लेकिन हमारे जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इसको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। क्या, स्यूडो सॉलिड, इसको स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, या सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारी बातें होती है, इसको भी नोट करिएगा, फिर आगे हम और सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको फटाफट नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। एक हमारा जो है ना और बच गया जो हम बात करेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, और आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। इसको नोट करिए, फिर हम ऊपर वाला मिटाते हैं, जल्दी नोट करिए, ऊपर वाला मिटाते हैं। चलिए, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ये हम मिटाते हैं और कुछ मेरे को समझाना है। ठीक है, अरे भाई ये तो मिटाना नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटाता हूं और इसको मिटा देता हूं। चलो, क्या मैं बताना चाह रहा हूं ये देखो भाई, एकदम भावनाओं पर जाओ, भावना पे। ठीक है, क्लास वाली भावना नहीं, दूसरी भावना यहां पर मैं बात कर रहा हूं। देखो, मैं बोल रहा हूं कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट है ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो एन आइसोट्रोपिक जैसा होता है। और दूसरा मार्कर कहां है भाई, मेरे जेब में है। और ये हमारे जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक है ना, इन नेचर। चलो भाई इसका क्या मतलब है बता देता हूं। देखो, आइसोट्रोपिक कहने का क्या मतलब है, मैं यहां पे लिख देता हूं बहुत अच्छे से कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। और आइसोट्रोपिक कहने का मतलब मैं लिखूंगा इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। मतलब हर एक डायरेक्शन में चले जाओ, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होगी वो एकदम इक्वल होगी, समान होगी। चलो मैं समझा देता हूं इसको भी, आई होप नीचे वाला भी आपने नोट करा होगा। तो इसको मैं एक बार फुच मारता हूं, इसको भी फुच मारता हूं, और यहां पे ये मिट जाएगा। ठीक है, आई होप नीचे वाला भी आपने नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं मिटा दिया हूं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आई होप नोट कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, आई होप। चलिए देखो भाई, मैं वही बात करता हूं। ये देखो, मैं यहां पर इस दोनों को ना ये खोल लेता हूं ताकि मेरे को आसानी होगा। चलो, क्रॉस
राउंड, फिर वही क्रॉस राउंड। इसमें टाइम ज्यादा होगा तो मैं इसको स्पीड कर दूंगा। चलो मैंने इसमें देख लिया, ठीक है, मैंने इसमें किया। अब देखो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो एनाइसोट्रॉपिक नेचर, मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टी लेता हूं मैं, एग्जांपल में ले लेता हूं, क्या ले लूं एग्जांपल में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूं मैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं, इस डायरेक्शन में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखें तो अलग होगा, है ना। अगर हम इस डायरेक्शन में देखा तो ये भी अलग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहे हैं तो वैल्यू अलग आएगी। अब मैं समझाता हूं, देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। पहले मैं ढक्कन लगा लूं, नहीं तो ये चलेगा नहीं सही से, और फिर बढ़िया से समझाता हूं। देखो अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो इस डायरेक्शन में हमको क्या क्या मिला, इस डायरेक्शन में हमको राउंड राउंड क्रॉस राउंड हमको मिला, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो हमको क्या क्या मिला, क्रॉस राउंड क्रॉस। देखो जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम डायरेक्शन बदल रहे हैं तो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज भी बदल रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉपर्टीज भी बदल रहा है, यानी वैल्यूज बदल रहा है। अगर इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ और वैल्यू थी तो इधर जाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो इधर देखो क्रॉस 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 ही मिल रहा है, तो इधर और अलग हो गया वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अगर आप इधर जाओगे इधर ना जाके इधर जाओगे तो देखो इधर और अलग हो गई वैल्यू, इधर क्रॉस राउंड क्रॉस मिल रही है। तो आप अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको मिल रही है। कैसे, आप इस डायरेक्शन में गए तो आपको राउंड राउंड क्रॉस राउंड मिला, इस डायरेक्शन में गए तो आपको क्रॉस राउंड क्रॉस मिला, फिर आपने इस डायरेक्शन में गया तो आपको क्रॉस 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 ही टोटल मिल गए, आप इस डायरेक्शन में गए तो क्रॉस राउंड क्रॉस मिला। यानी अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग हो रही है। इस बात को समझ में आया आपको? एनाइसोट्रॉपिक कहने का क्या मतलब है कि जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, जैसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी डायरेक्शन में एक ही जैसा आपको दिखने को मिलेगा। कैसे, तो मैं फिर से वही काम करूंगा, देखो क्रॉस, फिर से वही काम करूंगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं, चलो मेहनत वाला काम है लेकिन कर लेता हूं। क्रॉस राउंड क्रॉस राउंड क्रॉस राउंड, ठीक है, क्रॉस और यहां पर राउंड, ठीक है। चलो तो वही काम करूंगा यहां पे, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं रेगुलर कर दिया, वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे इरेगुलर करना था ना, कैसे भी कर देना था मेरे को, ठीक है, कैसे भी कर देना था ना, इरेगुलर तरीके से करना था, तो मैं कैसे भी कर दूंगा। चलो इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे, किसी भी पेन से कर देता हूं, किसी भी से कर देता हूं, ठीक है, कैसे भी कर देता हूं, कैसे भी कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आप, देखो आप कैसे, अब देखो मैं इसको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो देखते रहो भाइयों, अगर आप इधर गए, अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो आपको क्या मिला आपको इधर क्रॉस राउंड क्रॉस मिला, क्या मिला, क्रॉस राउंड क्रॉस मिला, ठीक है। अगर आप इधर गए तो इधर भी आपको वैल्यू उसी तरह से मिली, राउंड क्रॉस राउंड, मतलब हर तरह से आप जिधर भी चल जाओ खिचड़ी आपको मिलेगा, सेम तरीके से सारा चीज मिलने वाला है। इसमें आप जा रहे थे जिस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, लेकिन आप किधर भी चले जाओ यहां पर आपको वैल्यू इक्वल ही मिलेगी, है ना। देखो आप देख लो, यहां हम गए, किधर जाओगे आप, किधर भी चले जाओ, इधर गो, देखो इधर भी आपको, मतलब जिस डायरेक्शन में जाओगे एक ही तरह से वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। हर एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चले जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने वाली है। और आपको पता भी है जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास जानते हो, ग्लास वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया, पता चला?
तो हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड है, जिसमें ग्लास जो एमॉर्फस सॉलिड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम फिक्स होता है, इसीलिए वो एमॉर्फस सॉलिड के जितने भी होते हैं सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होते हैं, वैल्यू सेम होता है सबका। अच्छा एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में इसका क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कॉपर, जिंक, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, जैसे क्वार्ज, ठीक है, क्वार्ज, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे सीजियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, मैंने लिख लिया, एक दो एग्जांपल में देख लेता हूं, है ना। जैसे मैं सीजियम क्लोराइड AgBr, 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 उसके बाद हमारा हो गया एलम, एलम बोले तो फिटकिरी जो होते हैं, वो सारे हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमॉर्फस का एग्जांपल दो भाई, एमॉर्फस का एग्जांपल ग्लास जो है, ग्लास, ग्लास जो है वो हमारा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। जैसे चौक जो है, चौक वो भी हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये क्वार्ट्ज हो गया, एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है, क्वार्ट्ज ग्लास, ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो गए। प्लास्टिक भी हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक्स, ये भी हमारे एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं, ये ETC आप लगा दो। तो ये हो गए हमारे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में हमारे डिफरेंस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ आएगा। एसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब समझ आया कि अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है, और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को वैल्यू है जो वो सेम होती है हर एक डायरेक्शन में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।